नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं जयसी द्वारा रचित पद्मावत में से नागमती वियोग खंड। नागमती वियोग खंड में हमने अब तक के जो पद देखे हैं उसमें नागमती अपने वियोग का वर्णन कर रही हैं, अपनी स्थिति का वर्णन कर रही हैं। और ये कब, जब राजा रतन सेन पद्मावती के लिए सिंहल द्वीप चले जाते हैं, तब रानी नागमती की क्या अवस्था है, उसकी दशा कैसी है, उसका चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। आइए आज के पद की व्याख्या देखते हैं। चढ़ा आषाढ़ गगन घन काजा। कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आषाढ़ का महीना आ गया है और इस माह में गगन, आकाश में घन यानी बादल, गाजा गरजने लगा है कि आषाढ़ के महीने के आते ही आकाश में बादलों की गर्जना प्रारंभ हो गई है। साजा विरह धुंध दल बाजा। और इसमें ऐसे लग रहा है इसको देखकर कि मानो सज गया है। कौन सज गया है? विरह सुसज्जित हो गया है और सुसज्जित होकर धुंध यानी युद्ध का बाजा बज उठा है, अर्थात युद्ध के लिए सेना तैयार हो गई है और युद्ध का बाजा बजाने लगी है। जो बादलों की गर्जना है, बादलों की गड़गड़ाहट है, वो युद्ध का जो बिगुल बजता है उसके समान उसकी ध्वनि प्रतीत हो रही है। धूम शाम और घन धाये। आकाश में धूम यानी धुएं के रंग के, और इसके साथ साथ शाम यानी काले। धुएं का रंग थोड़ा मटमैला भूरा रंग जो होता है, शाम काले घोर घन छाए कि चारों ओर काले घोर और धुएं के रंग के बादल चारों ओर छा गए हैं। सेत ध्वजा बगुपांति दिखाए। और इसके साथ साथ क्या है कि जो बगुपांति, बगुलों की जो पंक्तियां हैं वो बादलों के सामने कैसे प्रतीत होती है? सेत यानी सफ़ेद, ध्वजा अर्थात ध्वजा या पताका, कि उन काले बादलों के सामने से जब बगुलों की पंक्ति जाती है तो उसके देखकर ऐसे प्रतीत होता है कि श्वेत रंग की, सफ़ेद रंग की जो ध्वजा है वो लहरा रही है। खरग बीज चमके चहु ओर। खरग क्या? तलवार की। और इसके साथ साथ उस पंक्ति को देखकर ऐसे भी प्रतीत होता है मानो चारों ओर तलवार रूपी बिजली, बीज यानी बिजली, चमके चमकने लगी है चारों ओर। चारों ओर तलवार रूपी जो बिजली है वो भी चमकने लगी है, अर्थात जो बिजली की चमक है वो एक ऐसी पंक्ति बनाती है, उसको देखकर ऐसे लगता है कि तलवार युद्ध में चमक रही है। बूंद बाण बरसे ही घन घोर। और जो जल की बूंदें पड़ रही है वो बाण बनकर बरस रही हैं। बाण बनकर वो क्या हो रही है? जैसे युद्ध के मैदान में बाणों की वर्षा होती है, उसी प्रकार वर्षा की बूंदें जब धरती पर बरस रही हैं तो वो कैसे प्रतीत हो रही हैं? बाणों की तरह लग रही हैं। और ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि नागमती वियोग अवस्था में है। वियोग अवस्था में नायिका को प्रकृति के द्वारा जो उस समय वातावरण उत्पन्न है वो वातावरण भी पीड़ादायक लग रहा है। अद्रा लाग बीज भुई लेई। अद्रा क्या है? नक्षत्र है कि आर्द्रा नक्षत्र लग जाने के कारण बीज भुई लेई। भुई से तात्पर्य क्या है? भूमि या पृथ्वी। बीज यानी तलवार रूपी जो बिजली है वो भूमि पर पड़ने लगी है। कौन सा नक्षत्र लग गया है? आर्द्रा नक्षत्र लग गया है। और आर्द्रा नक्षत्र लगने के कारण बिजली की जो चमक है वो कहाँ पर गिर रही है? भूमि पर पड़ रही है। मोही पिए बिनु को आदर देई। ऐसे में नागमती क्या सोचती है कि ऐसे मोहित करने वाले वातावरण में मोही यानी मुझे, मेरे पिया के बिना अब कौन आदर देगा, कौन सम्मान करेगा, कौन मेरे प्रति प्रेम को अभिव्यक्त करेगा? देई अर्थात देगा। बिनु बिना, पिय प्रियतम। प्रियतम कौन है? राजा रतन सेन है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि यदि उसका पति यहाँ होता तो इस वातावरण में वो नागमती की ओर प्रणय निवेदन करता, प्रेम का निवेदन करता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि राजा रतन सेन अब कहाँ है? सिंहल द्वीप में है। ओनाही घटा आई चहु फेरी।
और इसके साथ साथ क्या कहती हैं, ओनाई उमड़ कर आई, क्या उमड़ कर आई, घटा, और चारों ओर फैल गई। किसकी घटाएं, बादलों की काली घटा चारों ओर फैल गई। कंत उबारू मदन को धेरी। और ऐसे में नागमती क्या कहती है कि कंत, कंत कौन है, हे प्रिय, कंत किसको कहते हैं, पति को या प्रियतम को, कि हे प्रियतम उबारू, उबारू का मतलब क्या है, मेरा उद्धार करो या मेरी रक्षा करो। मदन कौन है, कामदेव, कि कामदेव ने मुझे घेर लिया है और हो अर्थात मुझे, कि ऐसी स्थिति में आकर आप मेरी रक्षा करो, क्योंकि ऐसे वातावरण में कामदेव ने मुझे घेर लिया है और इसमें आप आकर मेरी रक्षा करो। दादुर, दादुर क्या होता है, मेंढक, मोर, कोकिल और पपीहा, ये ऐसे मौसम में आवाज़ करने लगते हैं, बोलने लगते हैं। इनकी मधुर आवाज़ वातावरण में फैल जाती है। मेंढक हैं, मोर हैं, कोयल हैं और पपीहा है। और इनकी आवाज़, गिरे बीजू घट रहे न जीव, इनकी आवाज़ को सुनकर मेरे हृदय पर, जीव यानी हृदय पर, क्या गिर रहा है, बिजली गिर रही है। अर्थात इनकी आवाज़ मेरे हृदय को बेंध रही है, जिससे कि मेरे प्राण अब इस शरीर का त्याग करना चाहते हैं या मेरे प्राण अब मेरे शरीर में नहीं रहना चाहते। ये सब मुझे पीड़ादायक लग रहा है। पुख नक्षत्र सिर ऊपर आवा, पुख कौन सा नक्षत्र है, पुष्य, पुष्य नक्षत्र सिर पर आ गया है, अर्थात अब लगने वाला है। पहले कौन सा नक्षत्र है, आर्द्रा नक्षत्र है, और अब पुष्य नक्षत्र आ गया है, यानी उसके लगने का समय भी आ गया है। और इसमें क्या होगा, और ज़्यादा बारिश होने वाली है। हाँ बिनु ना मंदिरा को छावा, और इसमें वो क्या कहना चाहती है कि आपके बिना, ना क्या है, पति या नाथ, कि हे नाथ, हे मेरे पति, आपके बिना जैसे ईश्वर के बिना मंदिर अधूरा रहता है, उसी प्रकार आपके बिना मेरा घर भी अधूरा है। छावा यानी कौन ढकेगा, कौन छाया करेगा, या कौन आकर छप्पर से ढकेगा, किसको, मंदिर को, या मेरे घर की रक्षा कौन करेगा। कि आपके बिना जैसे ईश्वर के बिना मंदिर अधूरा रहता है, वैसे ही आपके बिना मेरा घर भी अधूरा है। तो कौन मेरे घर की रक्षा करेगा, छावा, कौन छाएगा, ढकेगा या रक्षा करेगा। आगे वो क्या कहती हैं, जिन्हें घर कंता ते सुखी, तिन्हें गारो अरुगर्व, कंत प्यारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्व। कि जिनके कंता, जिनके प्रियतम घर पर हैं, वे सब क्या है, ते यानी वे, सुखी, वे सब नारियां सुखी हैं, तथा वे ही गारो अरु गर्व, उन्हें ही गौरव और गर्व का अनुभव होता है। अर्थात जिनके पति घर पर हैं, उन स्त्रियों को सुख की प्राप्ति होती है और उन्हें ही गौरव और गर्व का अनुभव होता है। कंत प्यारा बाहिरे, मेरा पति तो, मेरा प्यारा पति, कंत अर्थात पति, मेरा प्यारा पति तो बाहर है, यानी परदेश गया हुआ है। हम सुख भूला सर्व, और सभी सुखों को मैंने भुला दिया है। सर्व यानी सभी, कि मैंने सभी सुखों को भुला दिया है, अर्थात मैं दुखी हूँ। कहने का भाव क्या है कि वियोग अवस्था में कोई भी सुखी नहीं रह सकता। विशेष की अगर बात करें तो नागमती की विरह अवस्था का वर्णन है। आषाढ़ के महीने में किस प्रकार उनकी दशा मार्मिक हो जाती है या किस प्रकार उनका हृदय उद्दीप्त हो जाता है, उसका चित्रण यहाँ किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम देखें, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, यहाँ पर अगर हम देखें तो सांग रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। आर्द्रा और पुष्प नक्षत्र, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र की बात भी करी है, पुष्य नक्षत्र की बात भी करी है, तो दोनों ही किस महीने में आते हैं, बरसात के महीने में ही दोनों नक्षत्रों का आगमन होता है। इसके साथ साथ संपूर्ण पद में प्रकृति के आलम्बन रूप का चित्रण हुआ है। यहाँ पर जैसे दादुर, कोकिल, मोर, पीयू, पपीहे का उदाहरण देकर जो पंक्ति इन्होंने यहाँ पर डाली है, इसमें प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण किया गया है। सिर ऊपर भावा अगर हम देखें, इसके साथ साथ कंत उबारू के मेरे प्रियतम मुझे उबार सकते हैं, तो ये जो पंक्तियाँ यहाँ पर डाली गई हैं, ये सुंदर मुहावरे का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। श्रृंगार के वियोग रस का चित्रण है। संपूर्ण पद में माधुर्य गुण है, ये आप ध्यान रखें।
सिर ऊपर भावा में अगर देखें तो व्यंजना शब्द शक्ति तथा शेष पद में अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। और इस पद को पढ़कर हमें लगता है कि जो कवि हैं उन्हें ज्योतिष विद्या का भी या ग्रह नक्षत्र का भी पूर्णतः ज्ञान रहा होगा। अवधी भाषा में रचित है ये पद और यहाँ पर संपूर्ण पद में 7 पंक्तियों को अगर देखें तो चौपाइयाँ हैं और अंतिम जो 2 पंक्तियाँ हैं ये दोहा छंद में है। यहाँ पर अगर विशेष बात की ओर ध्यान दें तो जो नागमती है वो एक रानी ना होकर सामान्य नारी के रूप में यहाँ सामने आई है, क्योंकि एक सामान्य नारी इस तरह के अनुभव अपने जीवन में अभिव्यक्त करती हैं और वो रागमती जो है रानी की मर्यादा से अलग एक सामान्य स्त्री के रूप में अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करते हुए प्रतीत होती हैं। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि जयसी के पद्मावत से लिए गए ये पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।